जय हिंद फ्रेंड्स। तो आर ओ का जो हम मेक आई एस का जो हम टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, इसमें ये एनेसेंट हिस्ट्री का जो है ये टेस्ट 14 है। अगर नहीं एनेसेंट हिस्ट्री का अगर हम देखेंगे तो ये टेस्ट 2 है। टेस्ट 1 ऑलरेडी 2 पार्ट में चैनल पे अपलोड है, जहाँ से एनेसेंट हिस्ट्री स्टार्ट हुई है 30 नंबर से, ये 14 है उसके आगे का। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो बुद्धकालीन जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है। डी होगा इसमें आंसर, पहला दूसरा दोनों। कि देखिए, बुद्धकालीन जो 16 जो महाजनपद थे, सुक्त पिटक था बौद्ध ग्रंथ का सुक्त पिटक, उसमें अंगुत्तर निकाय में जो है उल्लिखित 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और ये सुक्त पिटक जो है, इसमें 5 निकाय हैं, जिसमें कि चौथा निकाय है। सुक्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है, जो कि इसमें गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। ठीक है। और महाजनपदों की जो सूची सर्वाधिक प्रमाणित होती है वो पाली भाषा में है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, और सुक्त पिटक के 5 निकाय जो चौथा निकाय है, इसमें गौतम बुद्ध के उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित है। और वहीं जैन ग्रंथ में देखेंगे तो भगवती सूत्र में क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब यह तमिल ग्रंथ था शिल्पाधिकारम, जिसमें कि 3 महाजनपद कौन कौन से, मगध, वत्स एवं अवंती, इसका उल्लेख है। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। वहीं इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नुपुर। शिल्पाधिकारम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नुपुर। नुपुर का अर्थ होता है पायल की कहानी, पायल की कहानी। इस महाकाव्य की रचना है चोल वंश के शासक ने सेन गुट्टवन के भाई इलांगो आदिगल ने किया था। ईशा की 2री-3री शताब्दी में ही शिल्पाधिकारम का संपूर्ण कथा नुपुर के चारों ओर घूमती है। इस महाकाव्य के नायक नायिका कोवलन और कड़ग्गी थे। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्धकालीन सभी राजतंत्रात्मक थे। सभी जो महाजनपद थे क्या वो राजतंत्रात्मक थे। इसका राइट आंसर होगा 2। पहला तो ये गलत है, क्योंकि सभी जो राजतंत्रात्मक नहीं थे, 2 उसमें गणतंत्रात्मक थे। एक वज्जी संघ था और दूसरा मल्ल था, इसलिए ये गलत है। अधिकांश महाजनपदों की जो भौतिक पृष्ठभूमि है उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित है, तो ये सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है अधिकांश 16 महाजनपदों की जो भौतिक पृष्ठभूमि है वो उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। अब है कि जो वैशाली लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था वो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका जो गठन है वो 500 से ईस्वी पूर्व में हुआ था। अतिरिक्त हम देखेंगे इसमें और क्या दिया है, जैसे कि महाजनपदों का जो विस्तार है वो पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र से में पूर्व में बिहार तक एवं हिंदकुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक है। गोदावरी में एकमात्र जो जनपद है वो है अश्मक महाजनपद था, दक्षिण में गोदावरी में। 16 महाजनपदों में अवंती था, वत्स, मगध और कौशल सबसे शक्तिशाली थे। कभी पूछ देता है कि सबसे शक्तिशाली जनपद कौन कौन से थे, अवंती, वत्स, मगध और कौशल। इनमें से 10 महाजनपद जो थे वो गंगा घाटी में स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, यहाँ दिया है महाजनपद और उनके आधुनिक क्षेत्र। जैसे कि अंग वर्तमान में कहाँ पे, तो अंग पता ही है, अंग और वज्जी बिहार में है। बिहार और में भी कहाँ पे है, तो देखिए अंग है भागलपुर व मुंगेर जिला में, और वज्जी देखेंगे तो मुजफ्फरपुर और वैशाली में। वत्स हम वत्स का राजधानी याद किए थे, वत्स कैस दो, तो कैस से कौशाम्बी जिला, इलाहाबाद व मिर्जापुर का क्षेत्र है। और मल्ल, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व कुशीनगर का जिला है। अतिरिक्त में देखेंगे जैसे कि महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र, मगध पटना, गया, नालंदा जिला बिहार है। गया में ठीक है मगध है, मगध की राजधानी। मगध की जो काशी जो था बनारस जिला था। कौशल का क्या था, कौशल में ये थोड़ा दोनों इंपॉर्टेंट है। कौशल का था फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध क्षेत्र। और कुरु का था दक्षिण पूर्व हरियाणा एवं यूपी का मेरठ जिला। दक्षिण पूर्व हरियाणा एवं यूपी का मेरठ जिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपद आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। जैसे चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र है। चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र यूपी में। पंचाल, तो पंचाली रूठ गई, तो रूहेल से हम याद किए थे, उसमें लास्ट में आ रहा है पांचाल रूठ गए, तो रूहेलखंड पश्चिमी यूपी। सूर लगाएंगे मथुरा में, और मथुरा का क्षेत्र जो होता है सूरसेन की राजधानी मथुरा, और उसका जो क्षेत्र होता है वो ब्रजमंडल होता है। ठीक है। अवंती जो है, अवंती मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अवंती क्या करती है, तो अवंती जो है हमेशा
माल की बात करती है, ऐसे मालवा क्षेत्र याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे दिया है कि अस्मक, अस्मक जो था वो दक्षिण भारत का गोदावरी नदी क्षेत्र में एकमात्र, जब दक्षिण भारत का पूछेगा तो अस्मक ही है। फिर है गंधार, तो गंधार क्या होगा, पेशावर, रावलपिंडी पाकिस्तान व कश्मीर घाटी का। मत्स्य जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान। कंबोज दक्षिण पश्चिम कश्मीर, राजौरी, हजारा, कपिशा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है महाजनपद व राजधानी दिया हुआ है, जैसे अंग का राजधानी क्या है, तो अंग में चंपा, हम ऐसे याद किए थे, अंग में चंपा का तेल लगाएंगे तो ऐसे चंपा भागलपुर व मुंगेर का क्षेत्र बिहार में। वज्जी वैशाली उत्तरी बिहार है। चेदी, चेती क्या है, तो शक्तिमती, सुक्तिमती और श्रोतवती भी कहीं कहीं है। आधुनिक बुंदेलखंड का है। वत्स, कैसदो, कौशाम्बी हो जाएगा, इलाहाबाद व बांदा का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है तो मैं यहाँ ट्रिक नहीं लगा पा रही हूँ, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही है। नेक्स्ट यहाँ पे महाजनपद राजधानी, जैसे काशी की क्या थी, तो वाराणसी थी। मल्ल की कुशीनगर थी, ठीक है। प्रथम भाग कुशीनगर एवं द्वितीय भाग जो था वो पावा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र है। मगध जो है राजगृह, गिरिव्रज दक्षिणी बिहार मगध का है। कौशल जो है श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद का है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पे कि महाजनपद व राजधानी दिया है, जैसे अश्मक, अश्मक इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मैं लगा भी दूंगी। अश्मक, अश्मक का क्या हो जाएगा, अश्व क्या करता है, पोटली उठाता है, तो मैंने याद किया था पोतन पोटली। अवंती का उत्तरी उज्जैनी, अवंती उज्जड आंसर देती है तो उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी महिष्मती। कंबोज बोझ है तो हट, हाटक ऐसे याद किए थे, राजपुर हाटक कश्मीर। कुरु था इंद्रप्रस्थ मेरठ व दक्षिणी पूर्व हरियाणा का। पांचाल का क्या हो जाएगा, पांचाल का उत्तरी पांचाल का हो जाएगा अहिछत्र। तो हम ऐसे याद किए थे ना कि उत्तरी पंचाल, मतलब अगर किसी को पांचाली ने उत्तर मांगा तो मतलब लोगों ने छत्र खोल दिया, तो अहिछत्र। और जब दक्षिण पांचाली ने दक्षिणा मांगा तो लोग कांप गए, तो कांपिल्य ऐसे याद कर लीजिए। फर्रुखाबाद का क्षेत्र है ये। और जो अहिछत्र वो रामनगर बरेली का है। मत्स्य अभी याद किया, मत्स्य जो है वो विराट है, विराट नगर, अलवर, भरतपुर राजस्थान का है। शूरसेन मथुरा में लगाएंगे। आधुनिक ब्रजमंडल और गंधार, धार शिला पे, मतलब धार जो है शिला पे होती है। अंग महाजनपद के संदर्भ में हम देखेंगे कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि महापरिनिर्वाण जो है सुत में उल्लेखित बुद्धकालीन 6 महाजनपदों का उल्लेख है और बिम्बिसार ने अंग के राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इसमें क्या ये सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। तो हाँ, इसमें जो है 6 महानगरियों का जो है उल्लेख है। इसमें कौन कौन से आता है, जैसे चंपा है, राजगृह है, श्रावस्ती है, साकेत है, कौशाम्बी है, काशी है, वह चंपा का उल्लेख है। अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त ने मगध शासक भट्टी को परास्त किया, किंतु बाद में बिम्बिसार ने क्या किया था, अंग के राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था। कभी पूछ सकता है कि कौन सा शासक था जो अंग राज्य को पुनः जीत के मगध में मिला लिया था, वो बिम्बिसार था। बिम्बिसार मगध साम्राज्य का शासक था और हर्यक राजवंश का जो सदस्य था। अंग महाजनपद के बारे में देखेंगे। अंग इसकी राजधानी चंपा थी, जिसे महाभारत पुराणों में हरिवंश में मालिनी कहा गया है, ठीक है। और इसमें जो इस महापरिनिर्वाण सूत्र है, इसमें 6 महानगरियों का भी हमने देखा ये कि चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, कौशी और चंपा का उल्लेख है, ठीक है। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का स्थापत्यकार, चंपा का मतलब जो स्थापत्यकार था उसका नाम था महागोविंद, ठीक है। चंपा नगरी वैभव और वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। यह नगर जो था वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी और यहाँ का शासक था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने क्या किया था, मगध के शासक थे भट्टी को परास्त किया था, किंतु बाद में बिम्बिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। और चंपा के व्यापारियों को संबंध स्वर्ण भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बताया गया है। चंपा नरेश थे दधिवाहन व उसकी पुत्री थी चंदना महावीर स्वामी के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। मगध महाजनपद के संदर्भ में दिया है, कौन सा कथन सही है, तो इसमें डी होगा। इसका उल्लेख वैदिक संहिताओं में भी मिलता है और मगध के प्राचीनतम राजवंश का जो संस्थापक बिम्बिसार था। क्या ये सही है, तो इसका डी हो जाएगा, केवल 1 सही है। तो हम देखते हैं कि अंग व मगध का सर्वप्रथम उल्लेख है अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद अर्थात की वैदिक संहिताएं तो मिलता ही है। अर्थवेद में यहाँ पे निवासियों को व्रात्य कहा गया है, मतलब जो मगध में निवास करते थे यहाँ की निवासियों को व्रात्य कहा गया है। किसमें, अर्थवेद में। यह नगर जो था वो 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था, जैसे कि व्यवहारगिरी, विपुलगिरी, वाराहगिरी और वृषभगिरी। यहाँ 4 ही नाम दिया है। व्यवहारगिरी पर क्या था कि सप्तपर्ण व सोन भंडार करके गुफाएं थी। सप्तपर्णी में 7 कक्ष थे। सप्तपर्णी जो गुफा थी उसमें 7 कक्ष थे। गुफाओं को बुद्ध व बौद्ध भिक्षु समुदाय के निवास व सभा के लिए अजातशत्रु ने बनवाया था। जो गुफाएं थी उसको बुद्ध व बौद्ध भिक्षु ने समुदाय के निवास के लिए, सभा के लिए अजातशत्रु ने बनवाया था। मगध और उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन। मगध जो था वो उत्तर में गंगा से और पश्चिम में सोन से और पूर्व में चंपा नदियों से घिरा हुआ था। कभी पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है, तो हमें याद रखना है कि मगध जो था, मगध ने उत्तर मांगा तो उत्तर के किसने दिया, गंगा ने दिया, ठीक है। और फिर पश्चाताप करने लगा तो पश्चाताप में उसको सोना मिला, ऐसे याद कर लीजिए। उत्तर मांगा तो उत्तर गंगा ने दिया तो उत्तर में गंगा, और पश्चाताप किया तो पश्चिम में क्या, उसे सोना मिला, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, तो
पूर्व मतलब वो पूर्व की बातें सोचने लगा। तो जब पूर्व की बातें उसने सोचने लगा तो वो उसको चंपा की याद आ गई। तो चंपा नदियों से घिरा हुआ है, ये उसका थोड़ा सा रिलेट मैंने कर दिया। मगध जो था प्राचीनतम राजवंश का संस्थापक बृहदर था। ऐतिहासिक काल में मगध की महत्ता जो है वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। वह महात्मा बुद्ध का मित्र व संरक्षक था। मगध की दोनों राजधानियां, एक थी राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी। पाटलिपुत्र किसके संगम पर स्थित थी? गंगा, सोन व गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जल दुर्ग से सुरक्षित थे। मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, क्योंकि दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों में इमारती लकड़ी, ठीक है, इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते। बिहार में गया के घने जंगलों से हमें क्या मिलते थे? तो इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वत्स महाजनपद के संदर्भ में देखेंगे वत्स महाजनपद के बारे में। देखिए वत्स महाजनपद में क्या सही हो जाएगा, तो इसमें देखिए दिया यह महाजनपद जो अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी जैन व बौद्ध मतलब दोनों धर्मों के लिए केंद्र बनी हुई थी। तो ये तो सही है कि भाई ये जो था ना, देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा थे निचच्छू। हस्तिनापुर की गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी ने उनको अपनी राजधानी बनाया। ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय एक ब्राह्मण था जिसमें कि वत्स का उल्लेख वंश के रूप में हुआ है। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, क्या करूं। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या हुआ था कि वत्स का उल्लेख वंश के रूप में हुआ था। वत्स महाजनपद अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था, पहला सही है। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी जो कि जैन व बौद्ध धर्मों का केंद्र थी, तो ये भी सही है। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे जिनका नाम था पद्म प्रभु, और यहाँ के प्रभासगिरी पर्वत पर ये तपस्या करते थे। ठीक है, तपस्या की थी, तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। वत्स महाजनपद जो है इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे कि वत्स महाजनपद जो था वो यहाँ पे गौतम बुद्ध का समकालीन राजा था पौरव वंश का उदयन। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। वत्सराज उदयन व भासदत्ता का प्रणय कथा वर्णन। स्वप्रवास दत्ता प्रतिज्ञा योग धरायण भास की थी, और प्रियदर्शिका व रत्नावली जो कि हर्ष की थी, और महावग बृहद कथा मंजरी कथा सरसागर ये में मिलता है। और वत्स जो था वो राज्य अपनी सैन्य शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वत्स जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कौशाम्बी को क्या कहते थे? तो लखपति व्यापारियों की नगरी कहा जाता था। कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लखपति व्यापारियों की नगरी, लखपति व्यापारियों का नगर किसे कहते थे? तो कौशाम्बी को। कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के समीप उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला मिली जिसे सैन चेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें क्या सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पढ़ते हैं हम। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। हाँ, पार्श्वनाथ के पिता थे काशी के राजा अश्वसेन। महाजनपद काल में काशी व्यापार मूलतः घोड़ों और वस्त्र उद्योगों के लिए जो है रेशमी वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये भी सही है, दूसरा भी। अब हम जानेंगे काशी के बारे में। यह मगध का उत्कृष्ट एवं पूर्व सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। उत्तर में वरुणा और दक्षिण में नदियों से घिरा हुआ था। काशी के बारे में, मगध के बारे में हमने देख ही लिया। अब काशी है, तो काशी जो उत्तर में किससे घिरा हुआ था? तो वरुणा। काशी जो उत्तर में वरुणा और काश वरुण जो है उत्तर देता। काशी ने पूछा, मतलब काशी ने ऐसे कहा कि काश वरुण उत्तर देता, तो उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी, और आस करके दक्षिणा के लिए खड़ा। मतलब ऐसे कुछ याद कर लीजिए ना कि काश जो है वरुण उत्तर देता, लेकिन वरुण उत्तर न देके क्या कर रहा है? तो आस लगा दिया है। तो काशी को आस हो गई है कि काश वरुण उत्तर देता, दो नदी हो गई। तो ऐसे याद हो जाएगा कि उत्तर में वरुणा है और दक्षिण में अशी नदियाँ हैं। घिरी हुई वाराणसी नगरी से महाजनपद की राजधानी कहते हैं। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? तो काशी का उल्लेख मिलता है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभियान भी कहा जाता है। गुतिल जातक के अनुसार वाराणसी को 12 योजन विस्तृत था तथा भारतवर्ष को सर्वप्रधान नगरी थी। बग ग्रंथ में काशी राज्य की शक्ति व समृद्ध का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कह रहा है कौशल महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौशल राज्य का विस्तार जो था, यहाँ कह रहा है कि राप्ती नदी इसी राज्य को 2 भागों में बांटती थी। क्या ये सही है? गलत है। सरयू नदी बांटती थी, तो पहला तो गलत है। इसका विस्तार दक्षिणी बिहार में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहला दूसरा दोनों गलत है। देखिए इसका जो विस्तार क्या था। कौशल राज्य का विस्तार जो था वो उत्तर में नेपाल की तराई
तराई से लेकर दक्षिण में सर्पिका शैंदिका शई नदी तथा पश्चिम में पांचाल व गोमती नदी से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक था। और सरयू नदी इसको क्या करती थी, तो 2 भागों में काटती थी। यहाँ राप्ती दिया तो गलत है। अब देखें, इसकी राजधानी जो थी कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, ठीक है। और ये जो थी अचरावती राप्ती नदी के किनारे स्थित अर्धचंद्रकार नगर था जो कौशल था। कौशल, अयोध्या व साकेत अन्य प्रमुख नगरें हैं। मतलब यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नगर हैं। कौन कौन से, तो एक अयोध्या है, वो साकेत है। महात्मा बुद्ध के पूर्व ही केश नामक एक शासक ने काशी राज्य को जीत लिया था, ठीक है। कौशल मतलब केश नाम का एक राजा था जिसने काशी को जीत लिया। और जातक ग्रंथों में कंस को वारण सिंह बनारस पर अधिकार करने वाला कहा गया है। किसको, केस नहीं है, कंस है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कंस है। देखिए यहाँ पे ना कंस है, मैं देखती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ जो दिया ना कंस, काशी को किसने जीता था, तो देखिए कंस ने काशी को किसने जीता था, तो कंस नाम के एक शासक थे जिसने काशी को जीत लिया। और जातक ग्रंथों में कंस को वारण सिग्राहो मतलब बनारस पर अधिकार करने वाला कहा गया है। बुद्ध के समय कौशल का राजा था इक्ष्वाकु वंशी प्रसेनजीत। इसने अपनी बहन महाकोशला या कोशला देवी का जो विवाह है मगध राज बिम्बिसार के साथ किया तथा दहेज में काशी दे दिया। प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का जो विवाह है वो अजातशत्रु से कर दिए थे। और प्रसेनजीत ने कौशल राज्य पर अपना उत्कर्ष पर था। बुद्ध व प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन जो है, मतलब बुद्ध व प्रसेनजीत की भेंट का जो वर्णन है ये भरहुत स्तूप में अंकित है। काशी के अतिरिक्त उसका कपिल वस्तु की साख, केशपुत के कलाम और पावा के कुशीनगर के मल, रामग्राम की कोली, पिपलीवन के मोरी। अब यहाँ से क्वेश्चन नीचे पूछा है, ठीक है। जैसे कि कपिल वस्तु में क्या थे, तो साक्य थे, ठीक है। केशपुत पे क्या थे, तो कलाम थे। पावा और कुशीनगर के क्या थे, तो मल्ल थे। रामग्राम के क्या थे, तो कोली थे। पिपलीवन के क्या थे, मोरी थे। इन्होंने 5 राज्य गुटों का नेतृत्व करता था। अब क्वेश्चन यहाँ से भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में। ये कह रहा है कि महाभारत कालीन हस्तिनापुर इसी राज्य में था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर इसी राज्य में था और जातक ग्रंथों के अनुसार यह राज्य युधिष्ठिर के राजाओं द्वारा शासित था। युधिष्ठिर परिवार मतलब कि युधिष्ठिर गोत्र मतलब युधिष्ठिर परिवार के राजाओं द्वारा शासित था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ राजा कौरव था। तो किसके बारे में कह रहा है, तो कुरु के बारे में कह रहा है। हस्तिनापुर इसी राज्य को कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ राजा कौरव थे। कुरु में पहले क्या थी, राजतंत्रात्मक शासन थी। कालांतर में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। महमूद सोम जातक के अनुसार इस राज्य में 300 संघ थे। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में इक्ष्वाकुओं को कुरु देश का राजा माना गया और इसके नाम पर इशुकर नगर भी था। जातक ग्रंथों के अनुसार कुरु राज्य में युधिष्ठिर गोत्र या फिर युधिष्ठिर परिवार के राजाओं द्वारा शासित था। गणतंत्र वज्जियों के पश्चिम में था और 9 कुलों का समूह था। जो मल्ल के बारे में कह रहा है कि गणतंत्र वज्जियों के पश्चिम में था और ये 9 कुल के समूह था यहाँ पे। और कुशीनगर जो कि आधुनिक देवरिया जिले में कस्या व पावा आधुनिक पड़ौना मतलब जो कुशीनगर कह रहा है वो आधुनिक जो देवरिया जिले का कस्या वाला जो क्षेत्र है, पावा मतलब कि जो आधुनिक में पड़ौना वाला जो क्षेत्र है में ही क्रमशः महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था। देखिए महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ था कुशीनगर में, महावीर स्वामी का पावापुरी में, ठीक है। अजातशत्रु के आक्रमण पर मल्ल राज्य को मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने आक्रमण कर मल्ल राज्य को क्या किया, मगध में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। पंचाल महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं। जैसे कि पहला कह रहा है प्रसिद्ध कान्यकुब्ज या कन्नौज नगर इसी में स्थित था जिसका प्राचीन नाम महोदय नगर था। महाभारत कालीन द्रौपदी इसी राज्य की निवासी थी। पांचाल के बारे में कह रहा है, क्या सही है, दोनों सही है। देखिए जो ये क्षेत्र था पंचाल के अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का रुहेलखंड का क्षेत्र आता है जो कि गंगा नदी द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया था। प्रसिद्ध कान्यकुब्ज या कन्नौज नगर इसी में स्थित था। इसका प्राचीन नाम था महोदय नगर या फिर अवायाशु। इसकी स्थापना महाभारत कालीन की जो द्रौपदी थी पांचाल की ही निवासी थी, जिसे कारण उन्हें पांचाली कहा गया था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कुरु पंचाल एक राज्य था और चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान राजा था। कौटिल्य के समय यह राज्य का एक गणराज्य एवं तब्दील हो गया था। अतिरिक्त ज्ञान में देखेंगे जैसे कि मान लीजिए सूरसेन के बारे में कह रहा है। महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक कौन था, अवंतीपुत्र था और यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसने किया। वह बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था। कौन, अवंतीपुत्र। अवंतीपुत्र जो था वो चंड प्रदौत की पुत्री का पुत्र था। नाम से इंगित होता था कि सूरसेन व अवंती में वैवाहिक संबंध था। महाभारत व पुराणों के अनुसार यहाँ यदु यानी कि यादव वंश का जो राजा कृष्ण शासन करते थे। यहाँ पहले गणतंत्र राज था
और बाद में राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। मत्स्य महाजनपद के बारे में हम देखते हैं। मत्स्य महाजनपद के संदर्भ में यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी राजधानी क्या विराटनगर थी। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में बांटती थी। क्या ये सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल पहला कह रहा है इसमें सही है। हम देखते हैं पहला क्यों इसमें सही है, तो देखते हैं। इसकी जो राजधानी तो विराटनगर की स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। मत्स्य प्रदेश में कभी चेदी महाजनपद के अधीन रहा है। महाभारत में उल्लिखित साहस नामक राजाओं ने दोनों जनपदों में संयुक्त शासन किया था। और साहित्यिक स्रोतों में उल्लिखित है कि अपर मत्स्य, वीर मत्स्य इस महाजनपद की शाखाएं थीं। अंततः मत्स्य जो था वो मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में बांटती थी, तो ये जो है अवंती को बांटती थी, ना कि किसको, मत्स्य को। ये जो है अवंती को, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला थी, 2 भागों में बांटती थी और दोनों के मध्य में वेत्रवती नदी बहती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी थी उज्जैनी ही की राजा चंड प्रदौत की मतलब था, इनको कहते थे। महाकात्यायन के प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म जो था वो ग्रहण किया। अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उज्जैनी में लोहे की खानें थी। लोहार इस्पात उत्कृष्ट अस्त्र निर्मित थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। अस्मक के बारे में देखेंगे। अस्मक महाजनपद के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना क्वेश्चन तो दिया, ये अच्छा क्वेश्चन का भी बहुत अच्छा वेटेज है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखेंगे एग्जाम में। अस्मक महाजनपद के संदर्भ में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसका आंसर, मतलब पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट। यह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था गोदावरी नदी के तट पे, गोदावरी तट था इसका, ठीक है। और कालांतर में हखमनी शासक डेरियस ने इसे हखामनी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो सी ऑप्शन है, केवल 1 इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें जो है पहला सही है। अब देखते हैं, गोदावरी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसका कि उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अष्टाध्यायी, मार्कंडे और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में यूनानी स्रोतों के अनुसार अस्मक का राज्य दक्षिण में न होकर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कहा गया है। मतलब कुछ ऐसे भी स्रोत हैं, कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसमें कि अस्मक को दक्षिण में न होकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कहा गया है। वो कौन कौन से थे? जैसे अष्टाध्यायी था, मार्कंडे था और बृहद संहिता था। इसमें ये कहा गया है कि ये दक्षिण में नहीं है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र का है। पुराण जो है पुराण अस्मक तथा मूलक प्रदेश एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों ही के ही जो शासक थे वो इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे। गोदावरी नदी दोनों के मध्य विभाजन रेखा थी। दीर्घ निकाय के महागोविंद सूत्र के अनुसार रेणु नामक सम्राट के ब्राह्मण पुरोहित महागोविंद ने अपने साम्राज्य में 7 भागों में विभाजित कर दिया और इनमें से एक अस्मक था। अवंती अस्मक संघर्ष में अस्मक की हार हुई थी और इसे अवंती में मिला लिया गया था। जब अवंती अस्मक संघर्ष हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था ना कि अवंती की जो है मतलब अस्मक की जो है वो हार हुई थी और इसे अवंती में मिला लिया गया था। और जैसे गांधार के बारे में हम पढ़ते हैं, गांधार के बारे में दिया है कि प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में, जिसे हम उत्तरापथ भी कहते हैं, जो 2 महाजनपद में स्थित है, गांधार व कंबोज। कुंभकार जातक के अनुसार तक्षशिला जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान, इसकी 2 राजधानी थी, जो अपने समय में विद्या व व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जो तक्षशिला, ये गांधार वगैरह का जो क्षेत्र था वो विद्या व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पुष्कलावती आधुनिक 4 श्रद्धा गांधार का सबसे महत्वपूर्ण नगर था, पुष्कलावती। और कालांतर में हखामनी शासक थे डेरियस। बहस्तून अभिलेख ने गांधार को हखमनी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था कालांतर में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कालांतर में हखमनी शासक डेरियस ने, तो कालांतर में हखमनी शासक डेरियस ने इसे हखमनी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो ये किसके बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया, तो यहाँ पे अस्मक के बारे में कह रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गांधार के बारे में जो है ये सही है कि जो हखमनी शासक डेरियस ने, इन्होंने गांधार को अपनी मतलब साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कह रहा है। तो इसका क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज शब्दों उपजीवी संघ थे। अब देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 व 2। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, मतलब अर्थशास्त्र में गणराज्य को 2 वर्गों में बांटा गया था। 2 वर्गों में बांटा गया था। एक था पहला राज्य शब्दोपजीवी संघ था, और दूसरा क्या था? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ था। राज्य शब्दोपजीवी संघ में ऐसे गणराज्य को राजा की उपाधि धारण करते थे, मतलब ऐसे गणराज्य थे जो कि राजा की उपाधि धारण करते थे। इसमें थे लिक्ष्वी था, वृद्धि था
था और मल्ल था, ठीक है, लिच्छवी, वज्जी और मल्ल था। और एक होता था वार्ता संस्त्रु पंजीवी संघ। इसमें ये होता था ना कि जो गणराज्य होते थे, गणराज्यों को कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा युद्ध द्वारा जीविका चलाते थे। जैसे कि इसमें था सौराष्ट्र, कंबोज आदि थे, ठीक है। बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार 6ठी सदी इस विषय में 10 गणराज्यों का अस्तित्व था। इसमें था वितस्ता का हम युद्ध देखेंगे कि जो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया मकदूनिया यूनान के क्षत्रप थे फिलिप द्वितीय। इनके पुत्र थे सिकंदर। अपने विश्व विजय अभियान के तहत 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर वितस्ता हाइड्रोस्पीस का ये युद्ध था, मतलब पोरस पुरु को हराया। और इसका जो राज्य था झेलम नदी चिनाब नदियों के बीच था। बाद में सिकंदर ने पोरस को उसे राज्य को वापस लौटा दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो था राज शब्द दो पजीवी में संघ में कौन, तो लिच्छवी, वज्जी और एक मल भी होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जैसे यहाँ दिया है महाजनपद कालीन अधिकारी और के बारे में दिया है, इसमें क्या सही है। तो इसमें हम हमारा जो राइट आंसर पहले देखते हैं, पढ़ते हैं। बलि साधक दिया, बलि साधक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब देखेंगे तो बलि साधक तो बलि कर वसूल करने वाला, वैसे ही है। शौलिक शुल्क कर वसूल करने वाला। रज्जु ग्राहक तो भूमि की माप करने वाला अधिकारी, तो रज्जु को भूमि चाहिए, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए कि राज को या फिर रज्जु को ऐसे याद कर लेंगे। द्रोण मापक तो द्रोण मापक को क्या था, तो अनाज के तौल का निरीक्षण, तो द्रोणाचार्य ना अब क्या रहा है कि अनाज तौलने वाला यंत्र चाहिए हमें, तो द्रोण मापक जब भी आएगा तो अनाज तौल निरीक्षक हो। कपिलवस्तु गणराज्य में अब हम पढ़ेंगे कि यह गणराज्य नेपाल की तराई में था। इसकी राजधानी जो थी वो कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु की पहचान बस्ती जिले के पिपराहवा नामक स्थल से की जाती है। कपिलवस्तु गणराज्य के प्रमुख नगर थे देवदह, सकर आदि। बुद्ध की माता देवदह की कन्या थी। साकी कुल के लोग अपने रक्त की श्रेष्ठता पर बड़ा गर्व करते थे। अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करते थे। कौन, तो कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे सकता है कि भाई कौन सा ऐसा कुल था जो कि मतलब अपनी रक्त की श्रेष्ठता पर बड़ा गर्व करते थे और अपनी जाति के बाहर कभी विवाह नहीं करते थे, वो थे साकी कुल के लोग, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। महाजनपद काल के संदर्भ में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें हम पढ़ते हैं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, वही बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। जैसे कि अलकप की कौन थे, तो बुल्ली थे। यह गणराज्य जो था आधुनिक बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच में स्थित था। इसकी राजधानी जो थी वो बेतिया थी। बुद्ध के कुछ अवशेष इस गणराज्य ने भी प्राप्त किए हैं, वहाँ स्तूप बनवाया है, ठीक है। अलकप के बुल्ली, तो ठीक है, अलकप्स के बुल्ली, तो ये हमें ऐसे याद करेंगे ना कि कांप उठते हैं बुल को देख के, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। बुल को देख के कांप जाते हैं, तो अलकप के बुल्ली हो गए। रामग्राम के कोलिय, तो इसकी पहचान जो है गोरखपुर के रामगढ़ की से की जाती है। ये साक गणराज्य के पूर्व में स्थित है। शाक्य और कोलिय राज्यों के बीच में क्या था, तो रोहिणी नदी बहती थी और इस नदी को लेकर ना बहुत संघर्ष इन दोनों लोग में होता था। कोलियगढ़ के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात थे। तो रामग्राम के कोलिय और शाक्य और कोलिय राज्यों के बीच में एक नदी बहती थी रोहिणी, इसके लेके बहुत संघर्ष होता था यहाँ पे। फिर है पिपलीवन की मौर्य, तो यह शाक्यों की एक शाखा थी, जिसे कि यह शाक्यों की एक शाखा थी। कौशल नरेश थे विडप्पू के अत्याचार से बचने के लिए इसे पर्वतीय क्षेत्र में जा बसे थे। इसकी पहचान गोरखपुर जिले के कुसमी के पास राजधानी नामक ग्राम से की जाती है। कुसमी के पास थी और यह और बहुत पाए जाते थे यहाँ पे, और इसीलिए वे मौर्य कहलाते थे। तो पिपलीवन के मौर्य, और मौर्य शब्द जो है मौर्य वंश शब्द से बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश से पैदा हुए थे। फिर है सुषुमार पर्वत के भग, इसकी पहचान जो है मिर्जापुर के चुनार से की जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित है। भग वंश से इनको जोड़ा जाता है। भग लोग जो थे वो वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। भग लोग जो थे ना ये वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। और फिर है नेक्स्ट हम देखेंगे अतिरिक्त और भी, जैसे मिथिला के विदेह, तो इनका जो क्षेत्र था भागलपुर दरभंगा जिले के पास था विदेह गणराज्य। पहले ये क्या था, तो राजतंत्र था। उसके बाद यहाँ पे एक मतलब यहाँ के राजा थे जनक, यहाँ के शासक थे, और वो परंतु क्या हुआ कि बुद्ध के समय वो गणराज्य बन गया, ठीक है। पहले राजतंत्र था फिर, लेकिन बाद में क्या मिथिला का विदेह क्या हुआ, गणराज्य बन गया था। अब केसपुत के कलाम, केसपुत सुल्तानपुर जिला है, आसपास का कौशल के पश्चिम में स्थित है ये। यहाँ पे बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम, इसी गणराज्य में थे। उरुवेला के समीप रहते थे। कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा की पहचान जो है वो आधुनिक देवरिया जिले में स्थित कस्या से की जाती है। और वल्लभी रामायण में मल्लों के को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंश कहा गया है। और कुशीनगर में ही बुद्ध की मूर्ति
परिनिर्वाण मुद्रा में मिलती है। पावा की मल, पावा जो है देवरिया जिले में स्थित पड़ौना नामक स्थान से मल्ल सैनिक प्रवृत्ति के थे। अजातशत्रु में मल्लों को पराजित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों के बारे में। तो इसमें था कि पहले कौन कौन आया था। तो देखिए पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो पहले क्या, हर्यक वंश, ठीक है, पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में 493 ईस्वी पूर्व 540 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व ने की थी। मुझे ना ईस्वी और ईसा में बहुत कन्फ्यूजन होता है सच में, मैं इसे समझूंगी, मुझे कहीं कहीं लगता है मैं गलत बोल देती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी समझिएगा। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का सर्वप्रथम उदय हुआ था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और अमात्य शिशुनाग ने नागदशक की निर्बलता से लाभ उठाकर गद्दी पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। अब हम देखेंगे इसके संस्थापक जैसे दिया। हर्यक वंश के कौन थे, बिंबिसार। शिशुनाग वंश के शिशुनाग, और नंद वंश के महापद्म नंदन, यहाँ घनानंद दिया तो इसलिए गलत है। इसमें कौन सा सही है, 2 युग्म जो है सही है। महापद्म नंदन के 8 पुत्र थे, घनानंद भी इसका पुत्र था और जो नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक था। बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो 52 वर्ष। अजातशत्रु ने कब तक किया, 32 वर्ष। उदयन और उसके उत्तराधिकारियों ने 48 वर्ष, शिशुनाग ने 18 वर्ष, काकवड़ कालशोक ने 28 वर्ष। इसका थोड़ा देख लेंगे। बिंबिसार का 544 से 492, अजातशत्रु का 492 से 460, उदयन का 460 से 412, शिशुनाग का 412 से 394, काकवड़ कालशोक का 394 से 366। भाई आयोग वाले अल्टर हो गए हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए सब कुछ तैयार रखना है। अब हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, कालाशोक के संदर्भ में। कालाशोक के संदर्भ में दिया हुआ है, क्या इसमें सही है। इसका नाम पुराण में काकवड़ मिलता है, बिल्कुल सही है। और इसने पहली बौद्ध संगीति की थी, ये गलत है। इसका नाम पुराण तथा दिव्यदान में काकवड़ मिलता है। और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया था। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ प्रथम दिया तो इसलिए गलत है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, आयोजन यहाँ वैशाली में हुआ था। इसी के समय बौद्ध संघों को 2 भागों में, एक स्थविर और महासंगीक में बट गया था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवड़ की राजधानी थी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंदन नामक एक व्यक्ति ने क्या किया था, चाकू मारकर हत्या कर दी थी, किसकी, कालाशोक की। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक जो है शासक किया था। उदयन के बारे में देखेंगे कि 460 से 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। उदयन ने क्या किया था ना कि पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार ये मिलता है कि उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपारा नामक नगर की स्थापना की थी, उसे अपनी राजधानी बनाया और वह जैन मतानुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है, उदयन का पुत्र था नागदशक, जो कि क्या था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और नाग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे घनानंद के बारे में दिया हुआ है, कौन सा इसमें सही है। वह यूनानी शासक सिकंदर का समकालीन था, क्या सही है। और वह तक्षशिला के आचार्य चाणक्य की सहायता से शासक बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, इसमें सही है, केवल 1। तो देखिए यह सिकंदर का समकालीन था, बिल्कुल सही है। और वह तक्षशिला के आचार्य, ये गलत है। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और ग्रीक यूनानी लेखों से इसे अग्रमीज कहा था। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए और जनता असंतुष्ट थी। घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला के आचार्य हैं और वह घनानंद के द्वारा अपमानित किए गए थे। अब जब बताओ इन्होंने क्या किया, भाई अपमानित ही कर दिया था, तो कैसे ये भाई चाणक्य की सहायता से शासक बनेगा। इसने तो चाणक्य को अपमानित कर दिया था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। उसके बाद था सिकंदर जो था वो फिलिप द्वितीय 359 ईस्वी मकदोनिया का शासक बना। इसकी हत्या जो है 329 ईस्वी पूर्व कर दी गई और सिकंदर इसका पुत्र था। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लगभग 20 वर्ष तक अल्पायु में सिंहासन पर बैठा रहा और वह अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु मतलब इसके गुरु थे सिकंदर के। यूनानी शासक मकदूनिया शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत राज्य का अभियान जो है वो 326 से बल्ख क्षेत्र, बैक्ट्रिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जीतने के बाद काबुल होता है। हिंदुकुश पर्वत का पार कर भारत आया और तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत कर
रहते हुए उसे सहयोग करने का वादा किया था। मतलब जब ये आया ना तो आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है, और उनका मतलब सहयोग करने का भाई उनको वादा किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है जैसे जो दिया है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र ईरानी आक्रमण के कारण था, मतलब कौन सा क्षेत्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। अभी देखते हैं, जैसे देखिए ईरानी सम्राटों की पश्चिमी सुदृढ़ता, ये गलत है। मौर्य वास्तुकला में ईरानी प्रभाव दिया है। भारत में पश्चिमोत्तर राज्य की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व, उत्तरापर्थ मार्ग पर नियंत्रण और करने की इच्छा शक्ति। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव का इसका एक परिणाम था, न कि कारण। यहाँ परिणाम बता रहा था। देखिए अब हम देखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन था, 2 3 4 सही है। इसमें ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे बी। अब देखिए हकमनी वंश के संस्थापक थे साइरस था। साइरस ने जर्डोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण करने का जो है प्रयास किया, जो असफल रहा। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता साइरस के अधिकारी द्वारा प्रथम डेरियस प्रथम को प्राप्त हुई। इसने 516 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत की पंजाब सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग पर सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। डेरियस का उत्तराधिकारी था क्षयार्ज। जर्क्सीज ने यूनानियों के विरुद्ध संघर्ष में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, मगध के उत्कर्ष के कारण इसमें कह रहा है क्या क्या है? तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, चारों ही है। विस्तृत उपजाऊ मैदान है, लोहे तथा नवीन तकनीक का उपयोग कृषि में, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा, राजधानी की प्राकृतिक सुरक्षा। मगध की स्थिति मूलतः दक्षिण भारत के बिहार, पटना एवं गया जिले के क्षेत्र में इसकी आरंभिक राजधानी गिरिवृष्ट थी, बाद में 5 पहाड़ियों से घिरी राजगृह की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करता है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 4। तो देखिए इसमें जो स्रोत हैं जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण। इसमें अशोक के अभिलेख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी मतलब इसके मौर्य साम्राज्य के बारे में विषय में जानकारी मिलती है। रुद्राद्रमन का जो जूनागढ़ अभिलेख था वो है। काशी फिर काली पालिस वाले मृदभांड, चांदी तांबे के जो पंचमार्क आहत सिक्के हैं वो भी हैं। नेक्स्ट हम साहित्यिक साक्ष्य जब देखेंगे तो भाई पुराण है, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, सोमदेव का कथा सागर है, क्षोमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है, पतंजलि का महाभाष्य आदि से भी जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है। इनमें अर्थशास्त्र जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौर्य शासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, बिल्कुल सही है ये पहला जो है। फिर दिया सर्वप्रथम जो है विलियम जोन्स ने सैंडोकट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, तो ये भी सही है कि देखिए सर्वप्रथम जो था सैंडोकट्स। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे विलियम जोन्स ने सैंडोकट्स की पहचान चंद्रगुप्त से की थी, ये भी सही है। मेगास्थनीज की कृत इंडिका मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करती है, तो ये भी सही है। इंडिका जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। बौद्ध व जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को मौर्य का मौर्य क्षत्रिय कहा जाता है, तो यहाँ पे मौर्य वंश के शासकों को वर्ण के विषय में इतिहासकार के मतभेद, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, चारों इसमें सही है। अब थोड़ा सा यहाँ दिया है ना मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष, जैसे यहाँ से मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा हम इसे देख लेते हैं। पण्याध्यक्ष ऐसा हम कराएंगे ना कि 1 से 2 बार में याद हो जाएगा। पण्याध्यक्ष आधा ड़ है और वाणिज्य में भी आधा ड़ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो वाणिज्य अध्यक्ष हो जाएगा। सीता माता कृषि के दौरान ही मिली थी हल को वो करने से, तो सीता कृषि विभाग का अध्यक्ष हो गया। पौतवाध्यक्ष क्या हो जाएगा? तो पौत में अ की मात्रा है और मापतौल में भी अ की मात्रा है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। मापतौल का अध्यक्ष। शूना क्या है? बुचड़खाना, तो बुचड़खाना अध्यक्ष। शूनाध्यक्ष क्या होगा? बुचड़खाना। सुराध्यक्ष सुर लगाते हैं शराब व मदिरा पी के, तो शराब व मदिरा अध्यक्ष हो जाएगा सुराध्यक्ष। कुप्या अध्यक्ष, कुप्या मतलब जब धन संपदा से समझिए, धन संपदा वन संपदा जब लूट जाती है तो लोग क्या होते हैं? कुपित हो जाते हैं, तो कुप्या अध्यक्ष हो जाएगा। अकारा अध्यक्ष, तो अकारा से अधिक ऐसे खानों का विभाग का अध्यक्ष। बड़े बड़े खान में हम अकारी से खोदते हैं, ऐसे याद करेंगे। सूत्राध्यक्ष अकारी उसे कहते हैं ना, जैसे सांप मारने के लिए होता है लोहे का, उसे अकारी कहते हैं, तो अकारा अध्यक्ष को हम ऐसे याद कर लेंगे। सूत्राध्यक्ष, तो एक सूत्र होता है कताई बुनाई सीखने के लिए, तो कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। लौह अध्यक्ष दिया है, तो धातु, लोहा एक धातु है। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल अध्यक्ष दिया है, तो देखिए लक्षण होने चाहिए तभी अच्छी सॉल मिलती है,
मतलब जैसे बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं ना, तो शॉल जो है उड़ाई जाती है। तो ऐसे में याद करेंगे कि लक्षण जब अच्छे होंगे तो ही जाके हमें क्या मिलेगी, शॉल मिलेगी। मुद्रा रहेगी तो हम पासपोर्ट बनवा के विदेश जाएंगे मुद्रा कमाने के लिए, पासपोर्ट विभाग का। नवाध्यक्ष तो नई जहाज रानी का नाम सुन रहे हैं, नवाध्यक्ष जहाज रानी। विविताध्यक्ष तो विविताध्यक्ष से कि बीबी को चारा खिलाओ, ठीक है, तो चारागाह अध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष क्या हो जाएगा, तो अक्षपटल। तो पटल पे हम मतलब हम अपने पटल पे या फिर अक्षिता ऐसे कुछ अक्ष नाम का लड़का है जो पटल पे लेख लिखता है, महालेखाकार। पतनाध्यक्ष बंदरगाह, पतन हो गया बंदरगाहों का। शुल्काध्यक्ष शुल्क लेते हैं चुंगी या फिर शुल्क विभाग। देवता धार्मिक संस्थान वगैरह ऐसे। रूपाध्यक्ष तो भाई रूप तो सिक्कों के बदलते हैं, कभी मतलब सिक्कों का रूप बदल रहा है आजकल, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट दिया मेगास्थनीज ने एग्रोनोमाई नामक अधिकारी की चर्चा की जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। मौर्य काल में व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था। तो देखिए पहला तो जो है सही है, डी ऑप्शन में देखिए हम पहला जो है वो सही है, केवल 1। तो देखिए जो मौर्य काल में ना व्यापारिक आंतरिक एवं बाह्य मतलब जल एवं स्थल दोनों मार्ग से होता था यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है केवल स्थल मार्ग से। देखिए आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र से जैसे कि तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी और तोशली कलिंग राज्य की राजधानी थी। इस समय भारत का जो बाह्य व्यापार था वो किससे था, तो रोम से, सीरिया, फारस और मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत भृगुकछु बंदरगाह से था तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्त बंदरगाह द्वारा किया गया था। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है जो मार्ग निर्माण का क्या करता था, मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। भारत में मिस्र को हाथी दांत या कछुआ, सीपियाँ, मोती रंग, नील को लकड़ी निर्यात होता था। अतिरिक्त में जैसे कि देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में इन्होंने विजय किया और इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो तमिल ग्रंथ तथा अहनानूर और मुरनानूर के अशोक के अभिलेखों से मिलती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होती है कि बंगाल पर इसका जो विजय था चंद्रगुप्त मौर्य का वो महास्थान अभिलेख से। और अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिए। नेक्स्ट है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जो निर्माण है उसके संबंध में है कौन कौन करवाया था, तो यह जो झील है वो गिरनार गुजरात में स्थित है। गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को राज्यपाल थे उसके पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया है। उसके बाद अशोक के महामात्य तितुशाप ने भी इसका निर्माण करवाया था। फिर स्कंदगुप्त के आदेश पर परदत्त ने भी इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इस झील का जब बांध टूट गया था तो मतलब गुप्त काल का जो स्कंदगुप्त था उसमें बहुत ही उदारता के साथ इस बांध पर पैसे खर्च किए थे। परदत्त का पुत्र था चक्रपालित भी इस प्रदेश में राज्य सेवा में नियुक्त था और उसने झील के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कराया था। और जो विष्णुगुप्त थे वो मौर्य काल के प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य के नाम से ही मतलब जाने जाते थे। मुद्राएं हम देखेंगे जैसे कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी पर्ण थी जो इसकी राजकीय मुद्रा, जो कि 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। स्वर्ण एवं निष्क्रिय सोने का बना होता था। और वहीं हम चांदी का देखेंगे तो क्या कहते थे, काशार्पण व पर्ण व धारण चांदी का बना होता था। वहीं तांबे में तो तांबे का माशक व काकड़ी यह तांबे का सिक्का होता था। मुद्राओं की परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था और राज्य के शीर्ष अधिकारी को 48,000 पर्ण तथा सबसे निम्न अधिकारियों को जो सबसे शीर्ष अधिकारी थे जो सबसे अपर लेवल के उनको 48,000 पर्ण दिया जाता था। जो कि निम्न अधिकारी थे उनको 60 पर्ण वेतन मिलता था। मयूर पर्वत व अर्धचंद्र की छाप वाले आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य मान्य मुद्राएं थीं। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें कह रहा है सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसके बारे में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कह रहा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दोनों कथन जो है इसमें सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए जैसे सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या आया था, यह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में रहा। उसने कुछ भारत में देखा तो उसका जो वर्णन है वो इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। बिंदुसार के समय पश्चिमी यूनानी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डायमेकस ने डायनोसिस 2 विदेशी
राजदूत उसके दरबार में भेजे। बिंदुसार के समय में क्या हुआ था ना कि डायमेकस तथा डायनोसिस 2 विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए थे, ठीक है, राजदूत जो थे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक थे एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे कि यह चंद्रगुप्त के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना। यूनानी लेखक बिंदुसार को अभित्र चेटस या अमित्र घात कहते थे। जैन ग्रंथ बिंदुसार को सिंहसेन या फिर भद्रशाल भी कहा गया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार का शासनकाल में तक्षशिला में आमत्यों के विरोध विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोमकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था और बिंदुसार ने सीरिया के शासक के पास एक संदेश भेजकर शराब, मीठा, अंजीर तथा दार्शनिक भेजने का आग्रह किया, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया और दार्शनिकों का विद्रोह नहीं किया जा सकता है, ये मतलब बोला। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, बिंदुसार जो था। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें सही है। तो देखिए इसमें था ना कि वह 273 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था, परंतु उसका जो राज्याभिषेक वो 4 वर्ष पश्चात हुआ था। तो बिल्कुल सही है कि भाई वो और उसने अभिलेखों में उसके तो दोनों ही सही है। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है, देवनाम प्रिय। तो देखिए अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था और इसे देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मास्की में क्या क्या गया है, बुद्ध शाक्य। वहीं मास्की, गुर्जरा और निट्टूर उद्देलम अभिलेख में से अशोक नाम मिलता है। पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया है। 273 ईस्वी पूर्व में और आज अभिषेक में 4 वर्ष पश्चात वो हुआ था, मतलब कि 273 वर्ष में गद्दी पर बैठा, लेकिन अभिषेक जो है 4 वर्ष बाद हुआ था। अशोक जो है वो अशोक जो था सभी अभिलेखों में से प्रशासनिक था। मौर्य शासक अशोक के जो सभी अभिलेख थे वो विषय उसका प्रशासनिक था, जबकि एक ही मात्र अभिलेख था रुम्मनदेही, जिसका विषय था आर्थिक। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था। महास्थान अभिलेख जो है बंगाल में काकड़ी सिक्के के उल्लेख हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित सौगरा अभिलेख जो एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र के रूप में लिखा है। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख में चंद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं। अशोक का 13वें शिलालेख में अंतियोक मतलब सीरिया का राजा, तुर्मै मिस्र का राजा, अंतिकीन मिसोडनिया आदि शासक की चर्चा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 31। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो यहाँ आरो में दिखना ही है। शिलालेख के बारे में दिया है तो इसमें क्या सही है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। हम पढ़ते हैं। देखिए पहला शिलालेख, पहले उसने पशु बलि की निंदा की। दूसरी बार उसने कहा कि पशु चिकित्सा का प्रबंध कराओ, समाज का कल्याण हो और मनुष्यों का भी कल्याण हो। तीसरे में उसने कहा कि हर 5वें वर्ष धर्म का प्रचार होता रहना चाहिए, धार्मिक नियम बनाए और अनुसंधान मतलब जिसे कहा जाता है जो धर्म का प्रचार जब होता था, और धर्म को अंग बताया इसने। चौथे में इसने किया कि चारों ओर मतलब घोष ही घोष होने लगा, थोड़ा रिलेट कर दे रहा है। चारों ओर घोष घोष होने लगा, तो भेरी घोष, धम्म घोष। पांचवा तो पंच धर्म महामात्र, भाई धर्म की बात करनी है तो पंचायत जुटानी पड़ेगी। और छा जाओगे अगर आत्म पे मतलब तो छा जाओगे अगर आत्म नियंत्रण करने की शिक्षा पा गए तो। फिर 7वां तो सभी संप्रदायों में मतलब सभी संप्रदायों में मध्य सहिष्णुता की बात, तभी तो सत्ता बनी रहेगी अशोक की, तो 7 हो जाएगा इसमें। 8 अशोक द्वारा तीर्थ यात्राओं का वर्णन, ठाठ से क्या करता था अशोक, तीर्थ यात्राओं का वर्णन करवाता था। 9 से क्या हो जाएगा, सच्ची भेंट, तो कभी भी सच्ची भेंट के लिए ना नहीं करता था, तो 9 हो जाएगा। फिर उच्च अधिकारी तो था हमेशा प्रजा के हित में सोचना, तो बस प्रजा के हित में सोचता था, तो 10 से बस हो जाएगा। और 11 तो 11 रुपये लो, लेकिन धर्म की व्याख्या कर दो ताकि तुम्हें वरदान मिले। धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया। 12 स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करता था, 12 से 12, ठीक है। और फिर 13वें तो कलिंग युद्ध पता ही है। और 14 क्या हो जाएगा, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। अब यहाँ पे दिया है भेजे गए धम्म चक्र, जैसे कि अशोक द्वारा धम्म प्रचारक मध्यांतिक मतलब कश्मीर तथा कंधार, तो मध्यांतिक में कश्मीर तथा कंधार है। फिर महारक्षित में यवन देश, रक्षा करते थे यवन वाले। मध्यम हिमालयवर्ती देश और महादेव का हो जाएगा महिषमंडल मैसूर। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र और धर्म रक्षित अपरांतक। महेंद्र व संघमित्रा जो है वो श्रीलंका। सोना तथा उत्तरा स्वर्ण भूमि, सोना तथा उत्तरा का क्या हो जाएगा, स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। मौर्य राजवंश के मतलब यहाँ पे दिया है
क्रम बताना है। तो इसमें देखिए हम पहले ही पढ़ लेते हैं, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य फिर बिंदुसार फिर अशोक, अशोक के बाद कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, फिर उसके बाद संप्रति मौर्य, सलीसुक मौर्य, शालीशुक मौर्य और देववर्मन मौर्य और धनवन मौर्य और बृहदर्थ मौर्य सबसे लास्ट थे। मौर्यकालीन कर प्रणाली के संदर्भ में इसमें बताना है। कौटिल्य के राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया गया है। मौर्यकालीन जो राजस्व प्रशासन था वो विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। कृषि योग्य भूमि उपज का 1/4 या छठा भाग भू राजस्व लगान के रूप में वसूल किया जाता था, जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी। यहाँ 1/3 भाग के रूप में लिया जाता था। राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित थे, जैसे दुर्ग नगर से प्राप्त आय था, दुर्ग ये कहते थे नगर से प्राप्त आय है। राष्ट्र जनपद ग्रामों से प्राप्त था। खनी मतलब खानों से। सेतु, सेतु पे फल और फूल की सब्जी मतलब लटके हुए हैं, ऐसे याद करिए, सेतु है उस पर फल और फूल सब्जियां लटके हैं। वन जंगल, ब्रज वज्र हैं पशु भाई, वड़िक वड़िक जल मार्ग, सीता राजकीय भूमि और भाग जो था स्वतंत्र रूप से हमें भाग चाहिए अपना ऐसे। फिर है मौर्यकाल उद्योग, देखेंगे मौर्यकाल में उद्योग के बारे में। सूत काटना था, बुनना मौर्यकाल का प्रधान उद्योग था। उद्योग धंधों की संस्थाओं में श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान थे को महाश्रेणी कहा जाता था। जो श्रेणी न्यायालय के प्रधान थे उनको महाश्रेणी। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल में प्रमुख उद्योगों में से एक था। श्रेणी शिल्पियों का संगठन, निगम व्यापारियों का संगठन, संघ देनदारा महाजनों का संगठन, सार्थवा कारवा या व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी था। नेक्स्ट हम देखेंगे 34 नंबर, जैसे यहाँ पे दिया है मौर्यकालीन तीर्थ और संबंधित विभाग। इसमें क्या सही है, ए सही हो जाएगा। देखिए समाहर्ता, तो समा जाएंगे हम क्या, राजस्व विभाग में। सन्निधाता, इसमें धन न आ रहा है तो धन मतलब कोषाध्यक्ष। प्रतिष्ठा, प्रदेश में फौजी फौज है, फौजदारी न्यायालय। आटविक, आटविक मतलब आटविक से वन विभाग हो जाएगा। यहाँ पे इसके विभाग दिए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इसमें कुल 18 तीर्थों की चर्चा है। महामात्र शब्द इसमें देखेंगे। पुरोहित, पुरोहित भाई धर्म अधिकारी था। प्रशस्ता, सस्ता सस्ती आज्ञा हम नहीं लिखेंगे। सेना, सेना युद्ध विभाग याद है, युवराज राजा का अधिकारी। समाज आएंगे राजस्व विभाग में। सन्निधाता धन है तो कोषाध्यक्ष। प्रदेश में फौज होनी चाहिए, प्रतिष्ठा फौजदारी। नायक, नायक से सेना का संचालक। कामार्तिक, उद्योग व कारखानों का प्रधान निरीक्षक। कर्म तो उद्योग व कारखानों का। दंडपाल, दंडपाल का क्या हो जाएगा, दंड मिलेगी अगर सेना की सामग्री जुटाओगे तो। व्यवहार ऐसी होनी चाहिए ताकि दीवानी न्यायालय में न्यायाधीश बनो, ऐसे याद कर लेंगे। नागरक, नाग हर नगर में होता है तो नगर का प्रमुख अधिकारी जैसे नगर कोतवाल। दुर्गपाल, तो दुर्ग राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अंतपाल, अंत में सीमा में ही जाना है, ठीक है। और दौवरिक, तो दैव जो होते हैं ना वो राजमहल की देखरेख करते थे। आंतरवेशिक, सम्राट के अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। और मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। आटविक, वन विभाग का। तो ये हो गया। 35 नंबर है मौर्यकाल में प्रांतीय प्रशासन जो है, तो मौर्य साम्राज्य में 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। प्रांतपति राजकीय परिवार के लोगों में नियुक्त किए जाते थे। ये कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। मौर्य साम्राज्य के प्रांत निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रांत, राजधानी। उत्तरापथ, उत्तर हम शिला से देंगे मतलब मार कर। और उत्तर मांगोगे तो शिला मार कर देंगे। दक्षिणा मांगोगे तो क्या करेंगे, तो सोना देंगे, तो स्वर्णगिरी। कलिंग, तो कलिंग से मतलब शिवलिंग की पूजा शाली करती है तो शाली हो जाएगा। मध्य प्रांत में पुत्र हुआ, ऐसे याद करेंगे, मध्य प्रांत में पुत्र है। अवंती, राष्ट्र में उज्जैन लोग भी रहते हैं तो अवंती राष्ट्र उज्जैन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, हम तो एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मौर्यकाल से कर संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि सीता तो राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। प्रवेश मिलेगा जब आयात कर दोगे। फिर निष्काम में नी से नी दोनों में निर्यात कर। प्रणय, प्रणय क्या करता था, तो प्रणय ना एक प्रकार का युद्ध करता था और परिणी ने किया था इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में। बलि हम राजस्व का देंगे, एक प्रकार का राजस्व कर था ये। हिरण्य, अनाज के रूप में कर न देकर कर न अनाज के रूप में कर था ये, मतलब नगद कर, नगद कर नहीं लेना था मतलब अनाज के रूप में। उदक भाग, राज्य की ओर से सिंचाई को प्रबंध कर, सिंचाई की व्यवस्था सेतुबंद कहा गया। विष्टि मतलब निःशुल्क श्रम और बेगार। 6वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन, 36 नंबर है।
कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे, तो इसमें है सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो अशोक की अहिंसावादी नीति है, ठीक है, और ब्राह्मण विरोधी नीति, आर्थिक संगठन और शासन का विकेंद्रीकरण नहीं, अति केंद्रीकरण, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों की अपेक्षा दुर्बल उत्तराधिकारी प्रांतों में दमनकारी शासन। अतिरिक्त ज्ञान के बारे में देखेंगे, जैसे मौर्य काल कृषि की प्रधानता थी और भूमि पर राजस्व के साथ कृषकों का भी अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था प्रधान जो अधिकारी था सीताध्यक्ष कहलाता था। भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृष्ट जुती हुई, आकृष्ट बिना जुती हुई, स्थल ऊंची आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया गया। अदेव मातृक भूमि वह भूमि होती थी जिसे बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, जैसे कि इसमें दिया है कौन सा सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, जूनागढ़ रुद्रादमन, नासिक गुहा लेख तो ये नासिक, तो पुल्लू मावी, प्रयाग में समुद्र है तो प्रयाग में समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, मंदी यश होता है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक भोज, देवपाड़ा अभिलेख जो है विजय से, और भीतरी अभिलेख कहाँ पे है तो स्कंदगुप्त है, भीतरी अभिलेख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें, आप मिला लेंगे डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन ही है बस। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो मतलब 3 चीज़ मांगे थे ना, सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम, 3 वस्तुओं मीठा, मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग किए थे किससे, तो ये जो बिंदुसार था से मांगे थे, जिसमें कि इसने 2 चीज़ भेजी थी और मतलब दार्शनिक देने से मना कर दिया था, बोला कि कानूनी रूप से दार्शनिक का विक्रय नहीं होता है। और इसने कलिंग युद्ध जो अपने राज्य के 8वें वर्ष में मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 50,000 लोग बंदी बनाए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी, और उस समय कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था, और कलिंग युद्ध में उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त है। 39वें के बारे में देखेंगे, दिव्य वदान अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान किया गया। अशोक को बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसका भाब्रू बैराट में प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें क्या है तो जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म एवं अभिवादन करता है। इसका डी हो जाएगा आंसर, मतलब कि पहला दूसरा दोनों सही है। तो देखिए, सिंगली अनुश्रुति और दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल में 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। और दिव्यदान में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु का जाता है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की और उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में और लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया। 1/8 भाग पर रूप लेने की घोषणा की थी। अशोक का बौद्ध का सबसे सबल प्रमाण था उसका भाब्रू बैराट राजस्थान से प्राप्त है लघु शिलालेख, जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म संघ का अभिवादन करता है। फिर है यहाँ पे कुछ, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। अहरौरा, मिर्जापुर, रो रहे हैं तो मिर्चा खा ली हैं, तो उत्तर प्रदेश में जटिंग तो टंग गए हैं राम जी की कृपा से, ऐसे याद कर लीजिए। रामेश्वर नाटक कर रहे हैं तो इसलिए राम जी ने टांग दिया। सासाराम बिहार में है। राजुल मंडरगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश में। गोविंद मठ तो गोविंद मशहूर हो गए नाटक कर करके, तो गोवी मठ है मैसूर कर्नाटक। सारोमारू मध्य प्रदेश में है। शोर होता है मध्य में। मैं इसलिए रिलेट करवा रही हूँ ना कि ऐसे मतलब थोड़े से ना अननोन से अभिलेख या फिर कुछ मतलब देगा जरूर एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग रट के जाएंगे वही होगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मुझे कंटेंट दिख रहे हैं। निट्टूर तो टूर में नाटक नहीं करना चाहिए तो कर्नाटक हो जाएगा। उद्गोलम तो बेल्लारी उसका हो जाएगा। गोला जो होता है जो बर्फ़ वाला उसको बिल्ले लोग खाते हैं ऐसे। सन्नाती तो सन्नाती मतलब धन के लिए न साउंड आ रहा है, धन पकड़ लीजिए, नाटक नहीं करना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। अशोक के अभिलेख दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही है? ए सही है, हम पढ़ते हैं। कालसी शाहबाज गाड़ी, शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान में। शाहबाज पेशे से पाकिस्तानी लगते हैं। और सहरा मान सहरा 1000 रुपये का मिलता है पाकिस्तान में। कालसी काल बहुत दूर है तो देहरादून उत्तराखंड। गिर गए कहाँ? गढ़ में तो जूनागढ़ जो है गुजरात में है। धौली धो दिए पूरी तरह तो पूरी उड़ीसा में है। जौगढ़ जाओ जाम पियो तो जो जाम पी तो ऐसे गंजाम हो जाएगा, जाओ जाम पी, और उड़ीसा में है गंजाम। सोपारा पारा चढ़ जाता है थाने में जाके तो थाने महाराष्ट्र। एरोगुड़ी का है कर्नूलू है। माशकी तो मशका लगाओगे तो चूर कर देंगे कर्नाटक। सारी मतलब नाटक करोगे मशका लगाओगे तो चूर कर देंगे रायचूर
मतलब जो कर्नाटक है। गुर्जरा, गुजर गया तो दांत दिखा रहे हैं मध्य में बैठ के। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक में है। ब्रह्मा जो है मशहूर हो गया नाटक कर करके, ऐसे हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए। भाबरू जो है बाराट राजस्थान में है। ठीक है, ये सारे याद हो जाएंगे, 1 से 2 बार आप देखेंगे ना याद हो जाएंगे, इतना तो मैं कन्फर्म हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही याद करती हूँ। अशोक की जो लघु शिलालेख है, स्तंभलेख, दीर्घ एवं लघु एवं गुहालेखों की लिपि जो है ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेख हैं जो कि शाहबाज गाड़ी और मानसेहरा लिपि जो है इसकी ब्राह्मी न होकर खरुष्टी है, ब्राह्मी नहीं है, खरुष्टी है। खरुष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक को सरेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त है। मौर्य शासक थे। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रोमनदेही सबसे छोटा अभिलेख था, इसका विषय आर्थिक था। 2 बार आ गया यहीं पर। प्रयाग का स्तंभलेख में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है इसमें। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो दूसरा हमारा जो टेस्ट था वो ख़त्म हो गया है मेक IAS का एनिसेंट हिस्ट्री का। कुल टोटल 5 टेस्ट हैं। एक पहला टेस्ट भी मैंने 2 पार्ट में करा दिया, ये सेकंड टेस्ट है। 3 टेस्ट और हैं जिसमें कि एनिसेंट हिस्ट्री पूरी समाप्त हो जाएगी। और एक्सप्लेनेशन तो इतना अच्छा दिया ना कि एक्सप्लेनेशन से ही आपकी एनिसेंट हिस्ट्री पूरी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।